I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में we were discussing about the strength of acidic and basic strength of covalent hydrides as well as the oxy acids. ठीक है, तो उस केस में मैंने कल कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, ऑक्सी एसिड में पढ़ा रहा था, समझे क्या? और मैंने कहा था कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैंने ये वाले क्वेश्चंस दिए थे, मैंने कहा था ये वाले क्वेश्चंस एक बार तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं. ठीक है, कल जो मैंने कंसेप्ट समझाया था उस कंसेप्ट के बेसिस पे, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे लेट अस डिस्कस. तो पहला वाला क्या था, फटाफट से देखते हैं. ठीक है, पहला वाला क्या था? पहला वाला था HNO2 एंड HNO3. तो मैंने कहा था जब कभी भी ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने को आएगा तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे ऑक्सी एसिड के स्ट्रेंथ को? वी विल कंपेयर, जनरली वी कंपेयर यूजिंग द वैल्यू ऑफ N. मैंने कल समझाया है N का वैल्यू क्या है, और एंड फॉर्मल चार्ज. जहां पे N का वैल्यू ज्यादा होगा, फॉर्मल चार्ज ज्यादा होगा, वो वाला ऑक्सी एसिड कैसा होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड होगा. ठीक है, राइट. तो ये स्ट्रक्चर है किसका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2. सो इन दिस केस वी फाइंड दैट N का वैल्यू इज 1, whereas this is a structure of HNO3. In this case we find the N का value is 2, this and this, right? If we just find out the formal charge of nitrogen on HNO2, तो फॉर्मल चार्ज का कल yesterday I have told you the formula. फॉर्मल चार्ज was equal to कितना? ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 विच इज एक्चुअली ग्रुप 5A. तो ग्रुप नंबर क्या पड़ा? 5 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में? HNO2 के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2. देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 2. एंड नंबर ऑफ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देयर आर 2 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कितना हो गया? 2. कितना आ गया? 1. तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच? 1. Whereas if we talk about HNO3 में फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट? सो ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन 5A को बिलोंग करता है, सो वी आर यूजिंग इट 5 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 1, 2 एंड 3. तो कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड्स आर 3 एंड 0. कितना आ गया? 2 आ गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बिकॉज nitrogen HNO2 has got more number of HNO3 has got greater value of N and as compared to HNO2, and HNO3 में nitrogen has got greater formal charge. इस वजह से क्या कहा जाएगा? HNO3 is stronger than HNO2. Got it? Similarly, if we talk about H2SO3 and H2SO4, so these are the respective structures. This is H2SO3 and this is H2SO4. Got it? Right. तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें N के वैल्यू की, तो मैंने बताया था OH को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए हैं वो सब N में आ जाएंगे. तो हमें स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है? स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि OH कितने हैं? 2 हैं, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना है? 1 है. समझे क्या? तो दिस इज एक्चुअली HO होल ट्वाइस SO. समझे? और यहां पे क्या है? दिस इज एक्चुअली HO होल ट्वाइस SO2. समझे क्या? तो यहां पे N का वैल्यू कितना है? 1 है, जबकि यहां पे N का वैल्यू कितना है? 2 है. गॉट इट? फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालें सल्फर पे, H2SO3 में फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? ग्रुप नंबर, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 विच इज एक्चुअली ग्रुप 6A. तो 6 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. यहां पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? काउंट करते, 1, 2 एंड 3. समझे क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड्स. तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए. एंड नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवर सल्फर यहां पे कितने हैं? 2. तो ये कितना हो गया? 2. तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 1. जबकि H2SO4 में द ग्रुप नंबर इज कितना? 6, बिकॉज ग्रुप 16 का है, ग्रुप 16 इज ग्रुप 6 है. माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 1, 2, 3 और ये 4. और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं है H2SO4 में. तो माइनस कितना? 0. तो कितना आ गया? 2 आ गया. तो H2SO3 और H2SO4 में हमें क्या दिख रहा है? N का वैल्यू इज ग्रेटर फॉर H2SO4 एंड फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इज ऑल्सो ग्रेटर फॉर H2SO4. तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 विल बी मोर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2SO3. ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट मैंने दिया था, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HOCl, HOBr एंड HOI. ये मैंने कल समझाया था. स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें दिख रहा है कि N का वैल्यू कितना है? 0 है सब में. फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन किया, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? ग्रुप नंबर
माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर कितना है, क्लोरीन का ग्रुप 17 में आता है, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 7A। तो ग्रुप नंबर कितना 7 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कितने 1। अनशेयर इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है 3, लोन पेयर दिख रहा है, मतलब अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0। सिमिलरली फॉर्मल चार्ज 0 एंड फॉर्मल चार्ज 0 फॉर अदर टू, समझे क्या, राइट। नाउ हमने क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे HOCl की बात करें या HOBr की बात करें या HOI की बात करें, दे ऑल हैव गॉट सेम वैल्यू ऑफ N एंड सेम वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इस वजह से कैसे डिसाइड किया जाएगा, जब वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज एंड वैल्यू ऑफ N सेम आ जाएगा एंड सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, समझे क्या, देन प्रोसीड ऑन चेकिंग EN वैल्यू और साइज। तो यहां पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ना, तो EN वैल्यू के हिसाब से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, एंड वी ऑल नो दैट acidic strength is directly proportional to EN value. For oxy acids acidic strength is directly proportional to EN value, मैंने कल ही पढ़ाया हुआ है, right? तो इसके हिसाब से what is the order of acidic strength, HOCl most acidic, then HOBr and then HOI, ठीक है। अगर दूसरी बात if N and formal charge is same, इसका एग्जाम्पल आएगा अभी, if N and formal charge is same and central atom is also same, in that case such oxy acid, such oxy acids have सेम स्ट्रेंथ। अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है HClO2, HBrO2 एंड HiO2। मैं ऑलरेडी नाम तो बता चुका हूं, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, ठीक है। अभी अगला क्या है, HClO2 क्लोरस एसिड, HBrO2 ब्रोमस एसिड, HiO2 आयोडस एसिड, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ HClO2, स्ट्रक्चर ऑफ HBrO2, स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, एंड स्ट्रक्चर ऑफ HiO2, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, N के वैल्यू OH के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बस एक है, यहां पे भी OH के अलावा बस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहां पे भी OH के अलावा बस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो N के वैल्यू सबके कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल, 1 ऑल, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालें, ग्रुप नंबर, फॉर्मूला कल बताया था कितना, ग्रुप नंबर माइनस सिग्मा बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्डर में बोल रहा हूं उसी ऑर्डर में लिखा है मैंने। ग्रुप नंबर 7 क्लोरीन के लिए, मतलब 17 का है तो ग्रुप 17 इज एक्चुअली 7 है, सो ग्रुप नंबर 7। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, स्ट्रक्चर देख लो जरा, यहां से स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, और अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये दिख रहा होगा, 2 लोन पेयर, मतलब अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 1। उसी तरह से बाकी में भी स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रुप नंबर 7 सिग्मा बॉन्ड 2, अनशेयर इलेक्ट्रॉन 4, फॉर्मल चार्ज 1, एंड सिमिलरली यहां पे भी फॉर्मल चार्ज 1। तो फॉर्मल चार्ज और एन के वैल्यू सेम आया है, ठीक है। तो अगर फॉर्मल चार्ज और एन के वैल्यू सेम आया है तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम सेम है कि डिफरेंट है। सो सेंट्रल एटम यहां पे क्या दिख रहा है, सेंट्रल एटम तो डिफरेंट है, तो वी कैन कंपेयर द EN वैल्यूज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो EN वैल्यूज ऑफ द सेंट्रल एटम के हिसाब से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, समझे क्या। तो we can see the order in which the EN value decreases, समझे क्या, दिख रहा होगा, this is the order in which the EN value decreases, and since oxy acids के लिए acidic strength is directly proportional to the EN value, so what will be the order of acidic strength, this will be the order of acidic strength, समझे क्या, right। उसी तरह से अगला जो मैंने दिया था, नेक्स्ट दिया था मैंने HClO3, HiO3, HClO3, HBrO3 and HiO3. HClO3 is chloric acid, HBrO3 is bromic acid and HiO3 is iodic acid.
स्ट्रक्चर देख लो जरा, कैन जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सी एसिड्स HClO3, HbRO3 एंड HiO3। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम लोग n के वैल्यू निकालने जाए, यहाँ पे अगर हम n के वैल्यू निकालने जाए तो OH के अलावा 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो n का वैल्यू कितना 2। यहाँ पे भी OH के अलावा 2 ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो n का वैल्यू कितना 2। इधर पे भी OH के अलावा 2 ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, n का वैल्यू कितना 2। तो n का वैल्यू सेम, n इज इक्वल टू 2 ऑल। समझे क्या? फॉर्मल चार्ज निकालने जाएंगे तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू कितना, ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के लिए ग्रुप नंबर कितना 17, मतलब 7 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 7 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहा होगा 1 2 एंड 3। सिग्मा बॉन्ड कितने 3, अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने 1 लोन पर, मतलब 2 अनशेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 2 आ गया, +2। सिमिलरली यहां पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +2, समझेगा, और यहां पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +2। तो अभी हमें फिर से यहां पे क्या दिख रहा है कि n का वैल्यू एंड फॉर्मल चार्ज इज सेम फॉर ऑल 3, समझे क्या? तो चेक किया जाएगा कि सेंट्रल एटम अलग है क्या? हाँ भाई, सेंट्रल एटम तो अलग है यहाँ पे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट ओवर है। तो नाउ वी कैन कंपेयर द EN वैल्यूज, राइट? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू, एंड सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड becomes proportional to EN value if N value and formal charge become same. So this is the order of acidic strength for HClO3, HbRO3 and HiO3। बात समझ गए होगे, ठीक है, राइट? एंड देन उसके बाद HClO4, HbRO4 एंड HiO4, हम इसकी बात करेंगे। स्ट्रक्चर देख लो, HClO4 is per chloric acid, HbRO4 is per bromic acid एंड HiO4 is per iodic acid। समझे क्या? ये इनके नेम्स हैं, राइट? अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, स्ट्रक्चर देख लो, सब में हैलोजन एटम जो सेंट्रल एटम हो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। n के वैल्यू निकालते हैं इनमें, if I just calculate the value of n, got it? So if I just calculate the value of n, तो यहां पे अगर मैं n के वैल्यू निकालूंगा तो OH के अलावा 1 2 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड, n का वैल्यू 3। OH के अलावा 1 2 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड, n का वैल्यू 3। और यहां पे भी OH के अलावा 1 2 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड, तो n का वैल्यू इधर भी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ग्रुप 17 का या 7 है, माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 7 का है तो 17 का है, 17 इज 7 है। सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितने 4, ठीक है, राइट। अनशेयर इलेक्ट्रॉन बचे क्या? अनशेयर इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं, तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0 हो गए, करेक्ट। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +3। सिमिलरली यहां पे भी HbRO4 में चेक कर सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 7 आ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, अनशेयर इलेक्ट्रॉन 0, कितना हो गया 3, करेक्ट। एंड सिमिलरली यहां पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 3 आ गया, उसी तरह से, करेक्ट। सो बिकॉज n का वैल्यू एंड फॉर्मल चार्ज इज सेम फॉर ऑल 3, सो अगर n का वैल्यू फॉर्मल चार्ज सेम आ जाएगा देन विल कंपेयर व्हाट, सी व्हाट, कि सेंट्रल एटम अलग है क्या? हाँ भाई, सेंट्रल एटम तो अलग है इसमें। तो नाउ वी कैन कंपेयर द EN वैल्यू। So this is the order of EN value. So what will be the order of acidic strength? Order of acidic strength, HClO4 strongest, then HbRO4 and then HiO4। समझा क्या? राइट। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, HOCl, अगला वाला 7th दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, यस नॉट? HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। यहां पे n का वैल्यू कितना 0 है, HClO2 में n का वैल्यू कितना 1 है, HClO3 में n का वैल्यू कितना 2 है, और HClO4 में n का वैल्यू कितना 3 है, ठीक है। तो n के वैल्यू हमें दिख रहा है, n के वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है, n के वैल्यू तो भाई ऐसे इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मल चार्ज निकालने जाएंगे 0 1 2 3, फॉर्मल चार्ज भी कैसे इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मल चार्ज भी ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस तरह से आएगा, ये मैंने लिखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये देखो, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, n का वैल्यू इंक्रीजेस इन दिस
फॉर्मल चार्ज इन क्लोरीन इंक्रीजेज इन दिस, तो सीधा सीधा क्या, एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन। समझे क्या? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी अगला वाला देखो जरा, अगला वाला इंपॉर्टेंट है। 8th वाला मैंने दिया था H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है मैंने वैसे ही लिख दिया है, इसको दिमाग में रख लो, इसका रीजन अभी बता दूंगा। मैंने क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिख दिया है, इसको दिमाग में बैठा लो कि फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, इन सब का स्ट्रेंथ जो है दे हैव सेम स्ट्रेंथ। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस दे हैव गॉट सेम स्ट्रेंथ, इनके स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस स्पॉट नहीं कर सकते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4 दे आर ऑफ एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ। समझे क्या? चलो अब हम लोग इसका रीजन देखते हैं। अब अगर हम लोग इसका रीजन देखें, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस मोनोबेसिक एसिड है H3PO2, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है एंड H3PO4 कैसा है, ट्राइबेसिक एसिड है। समझे क्या? इस तरह से ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, राइट। तो H3PO2 में N के वैल्यू देखो, मैंने क्या बताया था, OH के अलावा जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो OH के अलावा कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, बस एक ही अटैच है, ऑक्सीजन। भाई फास्फोरस, हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फास्फोरस। यहां पे तो N का वैल्यू कितना हो गया, N का वैल्यू हो गया 1। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बस हम लोग ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। उसी तरह से यहां पे OH के अलावा कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हैं, बस एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे भी N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू यहां पे भी आ गया 1। उसी तरह से यहां पे फास्फोरस के अलावा, OH के अलावा एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, राइट। एंड व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन। तो यहां पे भी N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने जाएंगे। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू कितना, ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15, ग्रुप 15 इज ग्रुप 5 है, तो ग्रुप नंबर क्या लिख दिया, ग्रुप नंबर लिख दिया हमने 5, माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितने 4। अनशेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अनशेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होता है एंड फास्फोरस से यहाँ पे कोवेलेंसी 5 दिखा रहा है। समझेगा, अनशेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितना 0, तो फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरह से H3PO3 में ग्रुप नंबर क्या 5, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो 1, काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स, हमें देख रहा है सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 एंड 4। समझे क्या, तो ये 4। अनशेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, फास्फोरस पे देयर इज नो अनशेयर इलेक्ट्रॉन, तो 0। तो फॉर्मल चार्ज यहां पे भी कितना आ गया, 1 आ गया। समझेगा। उसी तरह से यहां पर H3PO4 में फास्फोरिक एसिड में ग्रुप नंबर 5, सिग्मा बॉन्ड्स कितने 4, अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितना 0, तो यहां पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, फॉर्मल चार्ज आ गया 1। समझे क्या। तो हमें यहां पे ये दिख रहा है कि N का वैल्यू सेम है और फॉर्मल चार्ज भी सेम है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम अलग है या सेम है। समझे क्या, हमें यहां पे क्या दिख रहा है, हमें यहां पे दिख रहा है भाई सेंट्रल एटम भी सेम है। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख कर दिया है, मैंने यहां पे लिख कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने यहां पे बताया था कि ये बताया था फॉर सेम N एंड फॉर्मल चार्ज, एंड ये बताया था इफ N एंड फॉर्मल चार्ज इज सेम एंड सेंट्रल एटम is also same, such oxy acids will have same strength। समझे क्या, राइट। तो यहां पे हमने क्या देखा है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में हमने क्या देखा, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में हम ये देख रहे हैं कि N का वैल्यू H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, वैल्यू ऑफ N जो है वो सेम है, सब में N का वैल्यू कितना आया, 1 आया है। समझे क्या। एंड उसके बाद फॉर्मल चार्ज का वैल्यू भी सब में कितना आया है, फॉर्मल चार्ज के वैल्यू भी सब में आया है
1, समझे, राइट। तो इस हिसाब से ये जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस आ गए, दीज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस विल हैव सेम स्ट्रेंथ। बात समझे क्या? तो इस वजह से क्या लिखा है, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4 दे हैव गॉट सेम एसिडिक strength. These oxy acids have got same acidic strength. Got it? Right. And then उसके बाद मैंने दिया था H2CO3, HNO3, H2SO4 एंड HClO4। समझे क्या आप? ये देखो, ये जो है ये तो हमने देखो ब्रॉन्सन में भी पढ़ा हुआ है। कल वाले क्लास में मैंने HNO3 और H2SO4 का डिस्कशन किया था। कल वाले HNO3, ठीक है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, H2CO3 वीक एसिड में आता है। तो एंड HClO4 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, समझे क्या? तो इस हिसाब से इस अभी जो बता रहे हैं उससे भी कर सकते हो, समझे क्या? और वैसे भी हमें पता है कि H2CO3, HNO3, H2SO4 एंड HClO4, दिस इज द ऑर्डर of acidic strength. This is the order in which the acidic strength will rise or the acidic strength will increase. बात समझे क्या? राइट, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करेगा, राइट, ठीक है। तो ये जो है ये चीज हम जानते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा चलो, अभी जो है वापस से नोट्स में आते हैं हम लोग अपने। तो मैं कल ये वाले पॉइंट्स पढ़ा रहा था, तो ये सब पॉइंट्स जो मैंने पढ़ा दिए तुम्हें, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए, राइट। ये वाले एग्जाम्पल्स का भी मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया, ये जितने एग्जाम्पल्स दिए गए, ठीक है। फिर ये जो नोट लिखा हुआ है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेक्चर में क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर, ठीक है, राइट। नाउ अभी हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट पे जो कि कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट, लेट अस मूव ऑन टू स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग इसी से पढ़ लेते हैं, हम लोग यही से पढ़ लेते हैं अमंग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर हम लोग बेसिस की बात करेंगे फॉर ग्रुप 1 या फॉर एस ब्लॉक बेसिस, फॉर एस ब्लॉक बेसिस सीधा ग्रुप 1 वी हैव LiOH, NaOH, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, KOH, RbOH एंड CSOH, समझेगा, राइट। उसी तरह से इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 2, तो वी हैव BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, समझे क्या, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो फॉर एस ब्लॉक बेसिस, ठीक है। तो सीधी बात इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे मैंने ग्रुप 1 की बात करी, तो ग्रुप 1 की अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इस केस में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। हाइड्रोक्साइड्स, बेसिस बोलो या हाइड्रोक्साइड बोलो, ग्रुप 1 एस ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, समझे क्या, इस बात का ध्यान रखो। डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये मैंने दोनों के लिए कॉमन लिखा है, समझे कि ये जो एरो बनाया है मैंने, ये जो एरो बनाया है, दिस एरो इज कॉमन फॉर बोथ, समझे क्या। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो इसके लिए क्या बताएंगे हम लोग, इसके लिए हम बताएंगे कि बेसिक नेचर इंक्रीजेस। यस ना, कॉमन फॉर बोथ। ठीक है, ये मैंने लिखा है बेसिक नेचर इंक्रीजेस, राइट। तो इसका मतलब कि ग्रुप 1 में वी हैव व्हाट, LiOH, NaOH, KOH, RbOH and what, CSOH। बात समझे क्या, राइट। एंड इन ग्रुप 2 वी हैव, ग्रुप 2 में वी हैव BeOH whole twice, BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, समझे क्या, RbOH, SrOH whole twice and what, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये डाउन द ग्रुप की बात करी। अब अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, समझे क्या, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एक पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस को कंपेयर करते हैं, तो इन जनरल हम क्या बताएंगे, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यहां पे इस डायरेक्शन में एक मैंने ऐसे एरो बनाया। अब अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूं तो अक्रॉस अ पीरियड क्या बताएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। मतलब क्या, LiOH जो है इज मोर बेसिक दैन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो है इज मोर बेसिक दैन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH जो है इट इज मोर बेसिक दैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, RbOH जो है इट इज मोर बेसिक दैन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड CSOH जो है इट इज मोर बेसिक दैन बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड बेसिक नेचर क्या होता है, घटता है। पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि alkalis they are water soluble bases, water soluble bases, समझे क्या, राइट। that means important, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. बात समझ में आई क्या, राइट। ये चीज शायद मैंने तुम्हें आर्यनेस में बताई हुई है। अच्छा, तो अब अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में एल्कलीज कौन कौन से हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। मैंने ये बताया था कि ऑल बेसेस ऑफ ग्रुप 1, अगर नहीं बताया तो सुन लो, ऑल बेसेस ऑफ ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 में बेरियम हाइड्रोक्साइड आर वाटर सॉल्युबल एंड आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, समझे क्या, राइट। सो देयरफॉर all
group 1 bases and barium hydroxide in group 2 are water soluble and act as strong alkalis in water. समझे क्या? एंड इफ आई टॉक अबाउट, ये चीज मैंने बताई थी, समझे क्या? दे आर स्ट्रॉन्ग alkalis in water. समझे क्या? therefore alkalis की अगर मैं बात करूं, if I talk about alkalis, so if I talk about alkalis, तो alkalis क्या क्या रहेंगे? alkalis will be LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. All aqueous. Yes or not? They are strong alkalis. Plus BaOH whole twice aqueous. ये alkalis है. समझे क्या? राइट. अच्छा, दूसरी बात, अभी बाकी की अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 के तो सबके सब कैसे वाटर सॉल्युबल है. ग्रुप 2 में अगर हम बात करें, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दिस इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड. समझे क्या? राइट. मतलब क्या? दैट इज कैन react with acids and bases. रिएक्शन हम लोग इसका देखने वाले हैं एस ब्लॉक में. समझे क्या? हमने देखा ना कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक है. और उसके बाद नीचे नीचे आ रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है. समझे क्या? राइट. बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या देखा? बेरियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर सॉल्युबल. समझे क्या? and बाकी rest others are insoluble, is sparingly soluble in water, rest others are group 2 में, rest others are sparingly soluble in water and solubility, order of solubility क्या है इसका रीजन मैं बताऊंगा, एस ब्लॉक में बताऊंगा. अभी बस तुमको ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी क्या है अभी बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. इसका रीजन है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी में इसका रीजन है, वो मैं तुमको बताऊंगा. डोंट वरी. रिलेटिव सॉल्बिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, राइट. इफ आई टॉक अबाउट द रिलेटिव सॉल्बिलिटी, वैसे तो सबके साथ स्पैरिंगली सॉल्वेबल है, बट इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिव सॉल्बिलिटी, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव सॉल्बिलिटी. राइट. अभी बस ये इंफॉर्मेशन मैंने ड्रॉप किया तुम्हारे ऊपर, ठीक है, राइट, रिगार्डिंग सॉल्बिलिटी. तो ये चीज मैंने तुम्हें बताया, ठीक है. तो क्या बता रहे हैं कि अमंग एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द हाइड्रोक्साइड्स द बेसिक नेचर इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस. अब ये तो ऑब्वियस है यार, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, ये मैंने बता दिया ये पूरा, ठीक है. फिर उसके बाद अमंग हाइड्राइड्स, तो ये मैंने कल ही पढ़ाया था. डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्राइड्स में तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर घटता है, ठीक है, तो मैंने बताया था. तो इसको बस पढ़ लेते हैं कि अमंग हाइड्राइड्स ऑफ द सेम ग्रुप द बेसिक नेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मैंने कल बताया था डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, करेक्ट ना. और एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, कल बताया था ना. एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, कल बताया था. सो ये है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स. अमोनिया इज मोस्ट बेसिक, ग्रुप 15 का दिया गया है. PH3 इज लीस्ट बेसिक एंड बाकी जो है ASH3, SbH3, BiH3, इनको क्या बोला गया? इनको न्यूट्रल बोला गया है. समझे क्या? इनको क्या बोला गया? इनको न्यूट्रल बोला गया है, राइट. उसके बाद सी वाला पॉइंट देखो, सी वाला पॉइंट देखो, ये वाला सी वाला पॉइंट भी मैंने कल बताया था. साइज वाला पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यस्टरडे, गेटिंग ना.
क्या बता रहे हैं? लार्जर द साइज ऑफ द एटम होल्डिंग द अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स, लेसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड आयंस फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। कल बताया था ये, कल वाले नोट्स चेक करो, मैंने बताया था बेसिक स्ट्रेंथ। एंड सिमिलरली ग्रुप 16 में भी ये चीज मैंने डिस्कशन करी है, स्टेबिलिटी के साथ डिस्कशन किया है, समझे क्या? राइट। अभी उसके बाद अक्रॉस अ पीरियड की बात कर रहे हैं। अक्रॉस अ पीरियड, ग्रुप 15 का सेकंड पीरियड, ग्रुप 16 का सेकंड पीरियड, ग्रुप 17 का सेकंड पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो ये कौन सा ऑर्डर दिया गया है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। कल हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर का ऑर्डर, और मैंने बताया था कैसे याद करना है। मैंने क्या बताया था? अमोनिया बेसिक होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, HF एसिड होता है। तो डेफिनेटली ये जो ऑर्डर दिया है किसका ऑर्डर है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, ये पढ़ लो बस एक बार, समझे क्या? राइट। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ब्रॉन्स्टेड में, समझे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस मोस्ट बेसिक, देन वाटर, देन H3O प्लस, H3O प्लस एसिडिक है, वाटर लेस एसिडिक है, OH माइनस बेसिक है। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो व्हाट? बेसिक नेचर। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें ब्रॉन्स्टेड में, समझे क्या? राइट। तो ये वाला पॉइंट भी एक बार रीड कर सकते हो, समझे क्या? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द EN वैल्यू। ऑब्वियस, EN वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो बेसिक नेचर घटेगा, समझे क्या? इंक्रीज ऑफ द EN वैल्यू ऑफ द एटम होल्डिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन विद द इंक्रीज ऑफ EN वैल्यू। ऑब्वियस है ना, अगर सेंट्रल एटम का EN वैल्यू बढ़ेगा तो फिर वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? भाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास रहेगा ना, ठीक है? तो एनीवेज ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं। उसके बाद F वाला पॉइंट देख लो जरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कल क्या बताया था कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसका EN वैल्यू बढ़ेगा, कल एक पॉइंट ऐसा बताया था ना, राइट? और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब यहां पे क्या बता रहे हैं? बेसिक नेचर में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बेसिक नेचर में क्या बता रहे हैं? द बेसिक नेचर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, समझेगा? तो बेसिकली यहां पे एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का, बेसिक नेचर उतना कम। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक नेचर मतलब क्या? लोएस्ट बेस कैरेक्टर। ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात। बेसिक नेचर मतलब क्या? लोएस्ट बेस कैरेक्टर, ठीक है? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है, सेंट्रल एटम पे ज्यादा प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एटम का EN वैल्यू इज मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंट्रल एटम, मोर इज द EN वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एटम। और जिस एटम का EN वैल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर EN वैल्यू वाला सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, अपने पास रखेगा। गेटिंग ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे लाइज टूवर्ड्स व्हाट? मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो उसका EN वैल्यू ज्यादा है। अगर उसका EN वैल्यू ज्यादा है तो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने का टेंडेंसी कैसा है? कम है, समझे क्या? एंड अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी कम है मतलब उसका लोएस्ट बेस नेचर कैसा है? कम है, समझे? तो ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूं। लोएस्ट बेस नेचर, लोएस्ट बेस नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू शेयर lone pair of tendency to share what? Lone pair of electron, समझे क्या? Right. Therefore tendency to share the lone pair of electron. Therefore if central atom has पहला more positive oxidation state, this implies more EN value,
भाई सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। तो मोर ईएन वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम, करेक्ट ना। एंड मोर ईएन वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम मतलब क्या, लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, which implies what? Which implies less Lewis base nature. बात समझे क्या? Right. On the other hand, ये देख सकते हो, लिख सकते हो इसको, Lewis base nature directly proportional to tendency to share lone pair of electron. समझे क्या? Right. ये चीज, और फिर ये समझे क्या? ऑन द अदर हैंड, इफ सेंट्रल एटम हैज मोर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा नेगेटिव या जितना कम पॉजिटिव, इट इंप्लाइज व्हाट, ईएन वैल्यू इज लेसर। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि ईएन वैल्यू विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, राइट। तो अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो ईएन वैल्यू कैसा है, कम है, बेसिक नेचर में है ये, समझे क्या, राइट। तो इस हिसाब से क्या बता देंगे हम लोग, इस हिसाब से हम लोग ये बता देंगे सीधी बात, देयरफॉर टेंडेंसी टू शेयर lone pair rises, which implies Lewis base nature increases। बात समझे क्या? तो वही चीज इसमें बता रहे हैं, वही चीज बताया जा रहा है कि बेस स्ट्रेंथ increases with डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा मतलब लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव होगा तो ईएन वैल्यू कम होगा, ईएन वैल्यू कम होगा तो लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बेसिक नेचर क्या होगा, राइज होगा, समझे क्या, राइट। जैसे कैन कंपेयर NH3 एंड N2H4, N2H4 इज हाइड्राजीन, समझे क्या। तो बेसिक नेचर में अमोनिया इज हैविंग ग्रेटर बेसिक नेचर देन N2H4, उसी तरह से PH3 एंड P2H4 में PH3 इज हैविंग व्हाट, ग्रेटर बेसिक नेचर देन P2H4, करेक्ट, ठीक है ना। जैसे इफ आई जस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से नाइट्रोजन इज -3 और N2H4 में ये, राइट। तो यहां पे दिस नाइट्रोजन इज -2, दिस नाइट्रोजन इज -2, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, समझे क्या। तो दिस इज अमोनिया इज मोर बेसिक देन हाइड्राजीन, समझे क्या, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, जैसे भी मैंने नाम लिया कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, मैंने बताया ना कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि सब्सटेंसेस, यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए, बाकी अभी मैं ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं एम्फोटेरिक में बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि सब्सटेंसेस विच बिहेव एज बेसिस व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दे एक्ट एज एसिड्स व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर एम्फोटेरिक एंड द फिनोमेना इज नोन एज एम्फोटेरिज्म। समझे क्या मतलब, दोज substances which can react with acid as well as they can react with bases are amphoteric substances, समझे क्या,
राइट. सम मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, जैसे जिंक ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, इंपॉर्टेंट है. टिन ऑक्साइड एंड टिन हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक. लेड ऑक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक. समझे क्या? राइट. तो उसी तरह से क्रोमियम का +3, क्रोमियम का +3 स्टेट, क्रोमियम का जो +3 स्टेट है, क्रोमियम यहां पे कितना है +3, Cr2O3. ये सब इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए. Cr2O3 एंड CrOH होल थ्राइस, दे आर ऑल्सो व्हाट? एम्फोटेरिक इन नेचर. एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करोगे तो याद होगा. ठीक है. तो एम्फोटेरिक में वी हैव जिंक, टिन, लेड, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, क्रोमियम. समझेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा है. दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. समझे क्या? तो अभी इसको इलस्ट्रेट किया गया है. किस तरह से इनका एम्फोटेरिक नेचर इलस्ट्रेट किया गया? एम्फोटेरिक में यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए, सारे एग्जांपल नहीं दिए गए. तो अभी यहां पे एम्फोटेरिक नेचर हैज बीन इलस्ट्रेटेड. देखो, जिंक ऑक्साइड क्या बताया? एम्फोटेरिक का मतलब जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद द बेस. समझे क्या? बिकॉज जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद द बेस. तो एग्जांपल देखो जरा, ZnO प्लस HCl. ठीक है. मतलब यहां पे ZnO किससे रिएक्ट कर रहा है? पहले वाले एग्जांपल में ZnO किससे रिएक्ट कर रहा है? पहले वाले एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि ZnO इज रिएक्टिंग विद व्हाट? ZnO इज रिएक्टिंग विद एसिड HCl. समझे क्या? सो विद एसिड दिस विल बिहेव एज व्हाट? दिस विल बिहेव एज, यहां पे जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एसिड, सो यहां पे जिंक ऑक्साइड विल बिहेव एज अ बेस. क्या दे रहा है? ZnCl2 प्लस वाटर. ठीक है. अगले वाले में क्या है? ZnO इज रिएक्टिंग विद अ बेस. तो अगले वाले में ZnO इज एक्टिंग एज अ एसिड. तो मतलब जैसे सपोज एम्फोटेरिक में ZnO प्लस HCl, तो ये एसिड है, सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. तो ये क्या दे रहा है? ZnCl2 प्लस क्या चीज? वाटर. समझे क्या? राइट. उसी तरह से when this ZnO, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, when this ZnO reacts with a base NaOH तो बेस है ना, तो यहां पे this ZnO becomes what? acid. एंड जो सॉल्ट जो फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज सोडियम जिंसाइट. Na2 ZnO2, Na2 ZnO2. समझे क्या? ये +1 और ये -2. दिस इज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसलिए बता रहा हूं. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम जिंसाइट. Sorry, this is sodium zincate, not zincite. This is sodium zincate. समझे क्या? Right? Correct? तो this shows amphoteric nature. Amphoteric behavior of ZnO. समझे क्या? उसी तरह से अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट ZnOH whole twice, ZnOH whole twice is also what? Amphoteric in nature. ZnOH whole twice is also amphoteric in nature. समझे क्या? राइट. हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट amphoteric oxides and hydroxides. Amphoteric oxides and hydroxides की बात करें तो अभी ZnO देखा. ZnOH whole twice is also what? Amphoteric in nature. समझे क्या? इसके amphoteric nature को कैसे सपोर्ट किया जाएगा? ZnOH whole twice when reacts with acid, definitely this is acid and this is a base.
गेटिंग? तो ये क्या देगा, ये देगा ZnCl2 प्लस वाटर, समझे क्या? राइट? And when this ZnOH whole twice react with the base, ZnOH whole twice, ये इंपॉर्टेंट है, reacts with a base, समझे क्या? Right? So then it acts as a acid. ZnOH whole twice becomes a acid, और ये तो बेस रहेगा. तो अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे we'll obtain the complex which is Na2ZnOH whole 4. समझे क्या? You know the name of this complex. समझे क्या? This is a soluble sodium soluble, water soluble, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं water soluble, water soluble. अभी यू नो द नेम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा चुका हूं, ठीक है? तो तुम्हें नाम पता है इसका, ठीक है? तो जिंक ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड बोथ आर व्हाट, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, समझे क्या? उसी तरह से जैसे अगर मैं बात करूं Al2O3 की, Al2O3 एंड AlOH whole thrice, they both are एम्फोटेरिक, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं पहले किसकी, Al2O3 की. अगर मैं Al2O3 की बात करूं तो Al2O3 अगर एम्फोटेरिक है तो मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद द बेस, समझे क्या? तो ये तो एसिड है और यहां पे Al2O3 इज एक्टिंग एज अ बेस. इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? ध्यान से सुनो. तो ये क्या देगा, दिस विल गिव AlCl3 2AlCl3 प्लस कितना, 3H2, समझे क्या? एज वेल एज दिस कैन रिएक्ट विथ Al2O3 प्लस NaOH. तो ये क्या दे देगा, NaAlO2. दिस इज सोडियम मेटा aluminate. Al2O3 reacts with NaOH to give what, NaAlO2. This is sodium meta aluminate, NaAlO2, समझे क्या? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. गॉट इट? राइट? अच्छा, अब अगर नाउ इफ दिस सेम, दूसरा अगर हम बात करते हैं किसकी, AlOH होल थ्राइस की, तो AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, when this will react with an acid, समझे क्या? in the aqueous solution, when this reacts with an acid in the aqueous solution, right? तो ये क्या देगा, this, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, this will give Al H2O whole 6 Cl3, समझे क्या? राइट? दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, समझे? राइट? एक्वस सॉल्यूशन में ये ऐसा क्यों है, ये हम लोग पढ़ लेंगे, ग्रुप 13 में पढ़ लेंगे. अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है? राइट? एंड when this reacts with a, चलो एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि this will give first of all AlCl3 in the aqueous solution plus water, समझे? अब चलो मैं बता देता हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं, बस जो काम का वो बता देता हूं. AlCl3 in the aqueous solution, ये जो AlCl3 in the aqueous solution बना है, exist as a
complex. Which complex? Al H2O whole 6 Cl3. It will exist in this form of a complex. ठीक है, आगे वाला जो ग्रुप 13 में आएगा तो बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ AlOH whole thrice with एसिड. अगला रिएक्शन ऑफ AlOH whole thrice with बेस. तो AlOH whole thrice, AlOH whole thrice, which is actually a precipitate. It is actually, शायद मैंने कॉम्प्लेक्स में भी बताया है, मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ाया हुआ है. दिस इज अ वाइट जेलाटिनस PPT. This dissolves in excess of NaOH because of the formation of the complex. कौन सा कॉम्प्लेक्स? NaAl OH whole 4, water soluble complex. समझे क्या? तो AlOH whole thrice कैसा हो गया? एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया AlOH whole thrice. समझे क्या? राइट. उसी तरह से दो एग्जाम्पल दिए मैंने. ठीक है, अच्छा. देन ये दिया गया है SnOH whole twice का. चलो टिन का मैं एग्जाम्पल दे देता हूं. सिमिलरली जैसा हमने यहां पे देखा कि ZnOH whole twice, उसी तरह से Al2O3 AlOH whole thrice एम्फोटेरिक है ना. उसी तरह से सिमिलरली इधर पे लिखते हैं. सिमिलरली थर्ड, अब ये अगला वाला देख लो, मैं जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है. थर्ड, SnO as well as SnO2, they are एम्फोटेरिक. टिन के दो ऑक्साइड पॉसिबल होते ना, टिन के दो ऑक्साइड पॉसिबल होते. ये टिन +2 है, ये टिन क्या है? +4 है. टिन 2 ऑक्साइड एंड टिन 4 ऑक्साइड. 2 ऑक्साइड्स ऑफ टिन आर पॉसिबल. समझे क्या? दिस थिंग एज वेल एज SnO का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? SnOH whole twice SnO का हाइड्रोक्साइड, एंड SnO2 का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? SnOH whole 4. ये भी कैसे है? एम्फोटेरिक है. ठीक है, तो पहले मैं SnO के बारे में बता देता हूं. फर्स्ट आई टेल यू अबाउट SnO. तो SnO reacts with acid and this will give what? SnCl2 plus water. समझे क्या? या फिर SnOH whole twice reacts with acid. This will also give what? SnCl2 प्लस क्या चीज? वाटर. समझे क्या? रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड. समझे क्या? और यहां पे दे बोथ आर एक्टिंग एज व्हाट? दे बोथ आर एक्टिंग एज बेस, क्योंकि HCl क्या है? एसिड है. समझे क्या? HCl इज एसिड ना, HCl एसिड है, तो दे बोथ आर एक्टिंग एज बेस. ठीक है. नाउ अगर हम इनका कराएं रिएक्शन विद अ बेस, तो ये इंपॉर्टेंट है. SnO प्लस NaOH, तो यहां पे दे विल एक्ट एज व्हाट? एसिड, बिकॉज दिस इज अ बेस, राइट. एंड दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव Na2 SnO2 2 NaOH
प्लस क्या चीज, वाटर. दिस इज नोन एज, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा. सो दिस इज नोन एज, नेम इंपॉर्टेंट है, सोडियम स्टेनाइट. ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. नोन एज व्हाट, सोडियम स्टेनाइट. समझे क्या? राइट. ऑन द अदर हैंड if we use SnOH whole twice plus NaOH, right? So this will also give what? Na2SnO2 plus क्या? Water, sodium cyanide. And basically this in aqueous solution, this will exist as a complex Na2SnOH whole 4. तो बेसिकली जब हम लोग SnO को रिएक्ट कराते हैं, SnO को जब रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो सोडियम साइनाइड देता है, और जब SnOH होल ट्वाइस को रिएक्ट कराते हैं, बिकॉज SnO dissolves in water to form SnOH whole twice. समझे क्या? राइट. तो उस केस में क्या आएगा, यही सोडियम साइनाइड रहता है मगर वो वाटर सॉल्युबल रहता है, विच इज Na2SnOH whole 4. समझे? राइट. सिमिलरली तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया किसका, एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ, यहां से पता चल गया एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ SnO या SnOH whole twice. Similarly, if I talk about SnO2, अब SnO2 में देखो क्या होगा. Similarly for SnO2, तो SnO2 को तुम रिएक्ट कराओ एसिड के साथ, SnO2 को रिएक्ट कराओ एसिड के साथ, समझे क्या? तो ये क्या देगा, दिस विल गिव SnCl4 प्लस क्या चीज, 2H2O. So this is acting as a base or this is acting as a acid. Similarly SnO2 को, यहां पे टिन कैसा है, +4 है, इसको रिएक्ट कराओ बेस के साथ. अब देखो यहां पे क्या फॉर्म होगा, यहां पे इट विल गिव व्हाट, यहां पर इट विल गिव Na2 SnO3. टिन इज +4. इसका नाम है सोडियम स्टैनेट. सोडियम स्टैनाइट क्या था, Na2SnO2 था, जहां पे टिन +2 है, और सोडियम स्टैनेट क्या है, Na2SnO3 है. Na2SnO2 कब आता है, जब SnO को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ. ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है, समझेगा. और सोडियम स्टैनेट कब आता है, Na2SnO3, जब SnO2 को रिएक्ट कराते हैं, यहां पे इट इज एक्टिंग एज अ एसिड NaOH के साथ, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. समझे क्या? राइट. SnO2. राइट. उसी तरह से अगर हम लोग SnOH होल 4 ले लेंगे, अगर SnOH होल 4 ले लिया जाए, SnO2 की जगह अगर हम लोग SnOH होल 4 ले लेंगे, तो SnOH होल 4 प्लस NaOH, तो ये क्या देगा, this will give this only Na2SnO3, but this thing in aqueous solution will exist as Na2 in aqueous solution. Basically this will exist as Na2SnOH whole 6. Oxidation state is +4. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया है तुम्हें टिन के लिए. समझे क्या? उसी तरह से नेक्स्ट जो है, तो इसमें शायद जिंक का दिया गया है, इसमें जिंक का दिया गया है, ये मैंने बता दिया. समझे क्या? ZnOH होल ट्वाइस के लिए कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2ZnOH होल 4. ZnO लोगे तो ये आएगा सोडियम जिंकेट.
तो जो मैंने लिखवाया है उसको देखो, ठीक है, जो मैंने लिखवाया है अभी मैं दिखा देता हूं, उसको कंसिडर करो। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर, कंसिडर दैट, गॉट इट। एंड ये है Al2O3 एंड AlOH होल थ्राइस, गॉट इट। और फिर ये नीचे लिखा है SNO, SNO2, SNOH होल ट्वाइस, SNOH होल 4। पहले बताया SNO के लिए एंड SNOH होल थ्राइस के लिए क्या क्या बनेगा, सोडियम स्टेनाइट आएगा जब NaOH से रिएक्ट करेंगे, एंड SNO2 को रिएक्ट कराया विद NaOH तो वो सोडियम स्टैनेट देगा, ठीक है, राइट। तो जो मैंने बताया जस्ट रिलाई ऑन दैट, इसमें दिया गया मगर इसमें पूरा नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जिंक का बता दिया, टिन बता दिया, एल्यूमिनियम बता दिया, अभी बचता क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेड है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लेड के लिए द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेड इज व्हाट, +2, बिकॉज द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेड इज व्हाट, +2। तो इसलिए एम्फोटेरिक नेचर ऑफ PbO, एम्फोटेरिक बिहेवियर, PbO एंड PbOH होल ट्वाइस, द एम्फोटेरिक बिहेवियर, या सीधे सीधे बोल देते हैं PbOH होल ट्वाइस बोल देते हैं ना, PbOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो पहली बात PbOH होल ट्वाइस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे क्या देगा, PbCl2 प्लस क्या चीज, वाटर, समझे क्या, दिस इज एसिड, तो डेफिनेटली दिस विल एक्ट एज अ बेस, समझे क्या। उसी तरह अगर PbOH होल ट्वाइस को रिएक्ट कराओगे बेस के साथ, NaOH के साथ, ठीक है, सो दिस इज अ बेस, सो दिस विल एक्ट एज अ एसिड। तो अब ये यहां पे क्या देगा, जैसे SNO में आया था ना सोडियम स्टेनाइट, तो वैसे यहां पे आएगा सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO2, lead is +2, this is sodium प्लम्बाइट, समझा क्या। तो ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन बिहेवियर, बात समझ गए, राइट। लेड का भी क्या है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है। और उसी तरह बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, उसका रिएक्शन हम पढ़ लेंगे ग्रुप 2 में। और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, CrOH होल थ्राइस भी कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर है। चलो मैं बता देता हूं, Cr2O3 अगला वाला, Cr2O3 और CrOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो पहले अगर मैं ले लेता हूं CrOH होल थ्राइस प्लस क्या, NaOH, दिस इज अ बेस, सो दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड, समझे क्या। सो दिस विल गिव व्हाट, NaCrO2, देख सकते हो क्रोमियम का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है ना, तो ये जो आया है क्रोमियम कैसा आया है, +3 ही आया है, समझे क्या, NaCrO2। एंड देन मैं बस इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसमें, CrOH होल थ्राइस प्लस क्या, एसिड कर दिया हमने, तो ये क्या दे देगा, CrCl3 प्लस क्या चीज, वाटर, समझे क्या, राइट। दिस वन, ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ का इतना पार्ट तो हो गया हमारा। अभी हमारे पास बचा है, नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरिएशन ऑफ दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो है ये मैं कल पढ़ाता हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिस्कशन लगेगा, बताना पड़ेगा। तो ये चीज जो है मैंने लिख के रखा हुआ है, दिस आई टीच यू टुमारो, करेक्ट। और कल शायद मैं तुम्हें
नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास में खत्म करना था मगर 3 क्लास लग जाएगा इसको। कल मैं तुम्हें इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ये भी बता दूंगा, लुईस एसिड बेस भी एक बार मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर जिससे कि तुम लोग इस वाले पीडीएफ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।